खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। चुनावी बिसात पर कभी कभी ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जो नेताओं के लिए गले की हड्डी बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो गया राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के चक्कर में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ। पीएम मोदी और अमित शाह ने यूपी में अपनी रैलियों में कह दिया कि राहुल ने मणिपुर में नारियल का जूस लंदन में बेचने की बात कही, जबकि नारियल का पानी होता है। किसी ने जूस देखा है क्या? इस बयान को लेकर दोनों नेता अब कांग्रेस के निशाने पर हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। उन्होंने मणिपुर में पाइनएप्पल यानी अनानास का जिक्र किया था, नारियल का नहीं। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी लोगों को झूठ का जूस पिला रही है। उधर मायावती दावा कर रही है कि बीजेपी अब तक हुए 5 फेज के चुनाव में हार चुकी है। तो बीजेपी अखिलेश यादव के 24 घंटे बिजली के दावों को सरासर झूठा करार दे रही है। कांग्रेस तो दावा यह भी कर रही है कि नोटबंदी के असर को छिपाने के लिए सरकार जीडीपी के डेटा में हेराफेरी कर रही है। किस पर करे भरोसा देश की जनता? बड़ा सवाल यह है कि झूठ की सियासत से किसका होगा भला? इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे। नारियल पानी और पाइनएप्पल जूस दोनों ही सेहत बख्श और जायकेदार होते हैं, लेकिन यही लफ्ज जूस इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान तकरार की वजह बन गया है। यूपी इंतखाबात के पेश नज़र सियासी पारा इतना ऊपर चढ़ गया है कि झूठ सच से बेपरवाह ऐसे कई बयानात मंजरेआम पर आए हैं जो मौजूदा सियासत की सतह का पता देने के लिए काफी हैं। मामला दरअसल ये है कि कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी को अक्सर अपने निशाने पर रखने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुध को महाराजगंज में कुछ ऐसे ही बयान दे बैठे। मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए राहुल के मणिपुर में दिए एक बयान को कोट करते हुए अपने अंदाज में उनकी नुक्ताचीनी की। अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है, नींबू का जूस होता है, संतरे का जूस होता है, मौसम्बी का जूस होता है। भाई नारियल का जूस कभी देखा है क्या? आपने सुना है क्या? हो सकता है मेरा अज्ञान हो, लेकिन भाई बताइए। अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। यही नहीं, बीजेपी सदर अमित शाह तो एक कदम और आगे निकलते हुए मणिपुर में ही राहुल को निशाना बनाया और राहुल के जूस वाले बयान को मज़ाक का खेल बताया। कल राहुल बाबा इन्होंने कहा कि मणिपुर की नारियल को, मणिपुर के कोकोनट का जूस कभी देखा है आपने? इन्होंने कल कहा मणिपुर के कोकोनट जूस को हम एक्सपोर्ट करेंगे। अरे भैया राहुल, यहाँ पाइनएप्पल होता है, कोकोनट नहीं होता है। शायद आपको ईबोबी सिंह ने ठीक से भाषण लिखकर नहीं दिया है। या तो आपको पाइनएप्पल और कोकोनट का अंतर मालूम। लेकिन ये क्या, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। बताया जाता है कि राहुल ने वो कहा ही नहीं जिसका मजाक बनाकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए, कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। और जो हमारी यहां महिलाएं बैठी हैं, जो हमारे यहां मित्र बैठे हैं फूड प्रोसेसिंग प्लांट में, उनको रोजगार मिले। कांग्रेस अब इस बात पर चरागपा है कि आखिर बेबात की बात क्यों बनाई जा रही है। इस मामले पर कांग्रेस ने वीडियो जारी करके भी वजाहत पेश की है। बाकायदा अनानास यानी पाइनएप्पल के जूस के बारे में कहा था और मोदी जी जुमलों की भाषा बोलकर मनगढ़ंत बातें गढ़ रहे हैं। जहां तक सियासत में झूठ पर मबनी या उससे मुतल्लिक बयानबाजी का सवाल है, तो यूपी चुनाव के दौरान इसकी कई मिसालें सामने आई हैं। एक तरफ जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जीडीपी मामले पर अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, वहीं यूपी में 24 घंटे बिजली वाली वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव की बात पर मरकजी वज़ीर तवानाई पीयूष गोयल यूपी हुकूमत पर भड़के, क्योंकि पीसी के दौरान ही बिजली गुल हो गई थी। ये स्थिति पहले आपकी जनता को दिखाइए ना,
ये दिखाइए 24 घंटे बिजली, ऊपर दिखाइए भैया कैमरामैन, कहाँ है बिजली? कोई लीडर कुछ भी कहे, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि झूठ की सियासत से आखिर किसका भला हो रहा है और लीडर क्या सच भी बोलते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो झूठ की सियासत से आखिर किसका होगा भला, यह है हमारा आज का मुद्दा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। नईम अब्बास साहब बीएसपी के लीडर हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। तारिक सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में अभय दुबे साहब, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ इंदौर से लाइव होंगे। सबसे पहला सवाल अश्विनी उपाध्याय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक वकील भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। जिस तरह से ये नारियल और पाइनएप्पल का मसला सामने आया है, इस केस में जीतता हुआ आपको कौन नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि गलती हो गई, बीजेपी बैकफुट पर है अब इस सारे विवाद की जड़ सामने आने के बाद, और यह सामने आने के बाद कि जो बोला गया वो सरासर गलत था? नहीं समीर, एक्चुअली वो जो वीडियो दिखा रहे हैं उसके अलावा एक वीडियो और भी है, और उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि हम नारियल का जूस निकालेंगे। दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं, मणिपुर में न तो नारियल होता है न तो पाइनएप्पल होता है। नारियल भी और पाइनएप्पल भी दोनों केरला में होते हैं, और तमिलनाडु का वो जो बॉर्डर है समुद्र के किनारे वाला एरिया, वहां पे होता है। मैंने आज पता किया है, मणिपुर में नारियल न तो नारियल होता है न तो आपका पाइनएप्पल होता है। मैं दूसरी बात बताता हूं, मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ चैनल पे कहता हूं, आपके दर्शक देख रहे होंगे, अगर आप गेहूं, बाजरा और धान, ये 3 अनाज रख दीजिए, राहुल गांधी अगर तीनों को बता दे इसमें कौन सा गेहूं है, कौन सा धान है, कौन सा बाजरा है, मैं आजीवन में राजनीति छोड़ दूंगा। सच्चाई तो ये है। ये तो जहां तक कांग्रेस के आपने तो इश्यू इस बात का बनाया, फैक्ट बता रहा हूं आपको, नारियल का जूस निकालने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। उनको ये नहीं पता कि नारियल का पानी होता है या नारियल का जूस होता है। आपने तो मजाक उनका इस बात को लेकर उड़ाया ना। नहीं, नारियल का वो जिक्र नहीं कर रहे थे, वो तो पाइनएप्पल के जूस की बात कर रहे थे। आप जो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, जरा उसको आप 2 मिनट पहले से दिखाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने पहले उसमें चर्चा किया कि देखो ये तो आलू को फैक्ट्रियों में उगा रहे थे, तो हाँ, तो ये पहले वाला बयान था वो जिसमें आलू को फैक्ट्री में उगा रहे थे। अगला उनका बयान ये आया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। मैंने कहा ना, कोई नई बात नहीं है। और जो आदमी किसानों की बात करता हो, कम से कम उसको ये तो पता होना चाहिए कि गन्ना क्या होता है, गेहूं क्या होता है, धान क्या होता है, बाजरा क्या होता है। जब देखो कहते हैं किसान की बात, किसान की बात नहीं कि आपसे गलती हो गई। परिवार ने आप ये नहीं मानेंगे कि आजादी के बाद जानकारी गलत, कोई गलती नहीं हुई, प्रयोग कर लिया गया चुनावी रैली में। मैं आपको कह तो रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप राहुल गांधी के सामने नारियल और नाशपाती रख दीजिए, एक नाशपाती रख दीजिए, एक अमरूद रख दीजिए। अगर वो पहचान के बता दे इसमें कौन सा अमरूद है, कौन सा नाशपाती, मतलब ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अनुराग वर्मा जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? उससे पहले मैं तारिक साहब का हालांकि रिएक्शन लेना चाह रहा था। एक तारिक सिद्दीकी साहब, अश्विनी जी कह रहे हैं कि आप बड़ी बात देखिए, राहुल गांधी के सामने ये चीजें रख दी जाएंगी तो वो पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन असल मुद्दा तो ये है ना कि नारियल था या पाइनएप्पल था। राहुल गांधी पाइनएप्पल का जिक्र कर रहे थे, रैलियों में जिक्र किया गया नारियल का। नहीं समीर भाई, मैं तो परेशानी आपके सामने 1 घंटे का प्रोग्राम है, आप गूगल पे समीर जी सर्च कर लीजिए। उनको किसने इस बात का हक दिया है? सर्च कर लीजिए। ठीक है, सुन लीजिए। अश्विनी जी आपको सुन लिया ना, अब आप भी सुन लीजिए। अरे भाई, अब आपको सुन लिया अश्विनी जी। हाँ, सुन लिया आपको। अश्विनी जी, आपको किसने हक दिया है कि आप राहुल गांधी की परीक्षा लेते रहिए और अपने हिसाब से सवाल और जवाब बनाते रहिए? मुद्दे पे आइए। आज प्रधानमंत्री जी का क्या स्तर हो गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का क्या स्तर हो गया है। पूरे चुनाव पे आप लोगों ने ना कोई विकास की बात करी, ना डेवलपमेंट की बात करी। लाइन से जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, कसाब का माने स्कैम, हार्वर्ड, हॉलीवुड, होमवर्क, रमजान, मतलब जितनी चीजें जो प्राइमरी के बच्चों के चेहरे पे खुशी दिखती है कि आज हमने कोई एब्रीवेशन क्रिएट किया है,
उस खुशी को हम देखते हैं प्रधानमंत्री के चेहरे पे। आधे आधे घंटे का भाषण आप खाली इन वर्ड्स पे कि आज मैंने ये वर्ड सीखा, मेरी R&D टीम ने बना करके दिया, उस पर आधे घंटे का आप भाषण करते हैं और आप सवाल उठाते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर कि राहुल गांधी जी ये पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, कैसे आप तय करेंगे, कौन होते हैं। बिल्कुल सही कहा है समीर भाई ने। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी मेमिक्री कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। 130 करोड़ आवाम का प्रधानमंत्री मेमिक्री कर रहे हैं। वो नेता आप मेमोरी क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपना नेता मानते हैं, उसको कुछ पता भी है क्या जानना है। हाँ, मैं तो किसानों की बात कर रहा हूं, मैं तो किसान सब कुछ पता है। मसला आपके साथ ये है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या झूठ की सियासत हो रही है फर्क कर दे कि क्योंकि वोट लेना है वोटर्स का तो कुछ भी बोल दो। जैसे आपने कह दिया कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं यूपी में, बात करता उसको पता होना चाहिए ना किसानों का दुख। तारिक सिद्दीकी साहब, अश्विनी साहब अपनी पार्टी के नेताओं का जवाब देंगे। आप बताइए, जी आपकी पार्टी ने जो दावा कर दिया चुनावी रैलियों में कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, मान लिया जाए 24 घंटे बिजली मिल रही है यूपी वालों को, नहीं, हमने ये कहा था कि हम गांव के अंदर 16 घंटे के ऊपर बिजली और शहर में जो 22 से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। और ये आप कोई भी देखिए, इतने बड़े प्रदेश में अगर बिजली की आप पोजीशन देखिए 5 साल पहले क्या थी। जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आप उनसे पूछिए कि गांव में 8 घंटे 10 घंटे से ऊपर बिजली नहीं मिल पाती थी, शहरों में 15-16 घंटे बिजली नहीं मिल पाती थी। एक लखनऊ को अगर हम छोड़ दें, कानपुर चले जाइए तो 15-16 घंटे नहीं मिलती थी, आज 22 घंटे से वो हवाई था ना, फिर है 22 से 24 घंटे के बीच में बिजली दे रहे। देखिए नहीं, हवाई बिल्कुल नहीं। देखिए ये कुछ चीजों के जवाब 0 और 100 नहीं हो सकते कि अगर 24 घंटे में 15 मिनट बिजली कट गई तो हम ये नहीं कह सकते कि बिजली 24 घंटे नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनुराग जी, कोई बिल्कुल देखिए साहब, मैं तो लखनऊ में बैठा हूं, अब अगर कोई गाजियाबाद से पक्षपात है तो मैं बता सकता हूं, लखनऊ में बिजली जाती ही नहीं, कभी कभी बिजली जाती। तारिक साहब सुनिएगा, अनुराग वर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुनिए जरा इनको। जिससे ये सवाल भी हो सकता है और ये मेरा रिएक्शन भी हो सकता है कि राजनीति में एक प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और आज से कुछ महीनों पहले तक प्रधानमंत्री कम से कम इस चीज को एक अपनी जो गरिमा थी उसको मेंटेन करते थे और ये पर्सनल अटैक्स इतने ज्यादा नहीं करते थे। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से, स्पेशली यूपी चुनाव जब उन्हें समझ में आया बहुत क्रूशियल है कि अगर यहां हार हुई तो भाजपा अपनी जमीन खो देगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की जमीन, उत्तर प्रदेश का चुनाव कई लोगों की जमीन तलाशने और खोने का काम करेगा, लेकिन कम से कम भाजपा के लिए भी अगला लोकसभा का चुनाव यहां से उसकी कम से कम उसकी स्टार्टिंग यहीं से लिखी जानी है। तो ये प्रधानमंत्री के पता नहीं किन सलाहकारों ने उनको ये सुझाव दिया कि इस टाइप के अटैक्स पर उतर आए, जो कि कहीं भी एथिकल नहीं है, जो कहीं भी ना उनको जनता पसंद कर रही है। उनको लग रहा होगा या उनके सलाहकार बोल रहे होंगे कि बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है या व्हाटएवर, लेकिन ये कहीं भी इस तरह के पर्सनल अटैक्स ये राजनीति को अच्छी दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। हालांकि कोई भी नहीं ले जा रहा है, लेकिन कम से कम मोदी जी और उनकी जो क्लोज कोटरी है वो ये दावा करती है कि हम राजनीति को कहीं नई दिशा में ले जा रहे हैं, तो ये नहीं ले जा रहे हैं। इस पे आपको क्या कहना चाहेंगे? क्या स्ट्रैटेजी में चेंज क्या आपका? ठीक है, अश्विनी जी के पास मैं जाऊंगा। नईम अब्बास साहब, ये बताइए कि झूठ की सियासत से भला किसका होगा? बोले पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो? एक चीज सुनिए। ठीक है, अबे दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नईम अब्बास साहब, उससे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा कि झूठ की सियासत से भला किसका हो रहा है? देखिए भला मैं क्या बताऊं आपसे, 2014 से लेके अब तक सिर्फ जुमलों की बात हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि हम 15 लाख आपके अकाउंट में दे देंगे, एक बार बीजेपी की सरकार आ जाए तो हम सब किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। और अभी जी अमित शाह जी का मैं बयान सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी ठीक 12 बजे जितने बूचड़ खाने हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है, गुजरात में उनकी सरकार है और गोवा में उनकी सरकार थी, सब जगह उनकी सरकार है, वहां तो उन्होंने कोई बंद नहीं किया। ये जुमले सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें बहुत अच्छे से देख रही है और हिंदुस्तान की जनता इन जुमलों का जवाब उन्हें जरूर देगी और उनका जूस यहीं निकालेगी उत्तर प्रदेश की जनता
जो है उनका जूस यहीं निकाल कर भेजेगी। कभी 3 तलाक की बात करते, देखिए पहली तलाक उनको मिली है दिल्ली में, दूसरी तलाक उनको मिली है बिहार में, और तीसरी तलाक उनको मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये हो गया उनका सिस्टम। लेकिन आपकी नेता मायावती ये दावा कर रही हैं कि 5 चरण के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी हार गई, तो ये भी तो झूठ की सियासत के दायरे में हम लाएं ये बयान या नहीं लाएं? ये बताइए। आपको मैं बताऊं कहां से उनके पास ये रिपोर्ट आ गई? ये बिल्कुल रिपोर्ट मैं बताता हूं, ये उनकी बौखलाहट है। हाँ। जो नरेंद्र मोदी जी अब तक सही बातें कर रहे थे, उन्होंने खुद त्रिशंकु विधानसभा की जो बात बोली है, हाँ। और किसी ने नहीं बोली है, वो अपना विश्वास खुद खो चुके हैं। हाँ। और विश्वास खोने के बाद वही आदमी बोलता है जिसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। उन्होंने ही शुरू किया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी की गवर्नमेंट बनने जा रही है तो बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है। चलिए ठीक है, अभय दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। अभय जी, आप थोड़ा देर से जुड़े, बात ये हो रही थी, अश्विनी जी का ये कहना था कि ये बात आप छोड़ दीजिए कि नारियल या पाइनएप्पल, दरअसल मसला यह है कि राहुल गांधी को कुछ जानकारी नहीं है, उनके सामने अगर पाइनएप्पल और नारियल रख दीजिएगा तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि कौन क्या है। नाशपाती। मुद्दा यह है कि उनको जानकारी नहीं है और वो बातें करते हैं। हाँ, ये अरे आप उनके सामने नाशपाती अमरूद रख दीजिए, गेहूं जौ रख दीजिए, बाजरा मक्का। ठीक है अश्विनी जी, इसीलिए जो आपने कहा था मैंने एक हल्का सा टीजर दे दिया, नरेंद्र मोदी जी के झूठ को उजागर किया। अभय जी आपका जवाब। इतने निराश हैं अश्विनी जी, मैं जानता हूं कि ये इनमें साहस नहीं है सुनने का। अश्विनी जी ने कहा, कभी अश्विनी जी मणिपुर गए आप? वहां जुलाई माह में पाइनएप्पल फेस्टिवल होता है 5 दिन का। 9 फेस्टिवल हो चुके हैं, इस बार जुलाई में मणिपुर जाइएगा तो आपको पता लगेगा कि मणिपुर का पाइनएप्पल कितना प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश में जिस दिन से सत्ता की नींव रखी अपनी, उस दिन से झूठ बोलना प्रारंभ किया। किसानों को देश के कहा कि 50% ऊपर लागत का समर्थन मूल्य दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने उस बात को अस्वीकार कर दिया। नीम कोटेड यूरिया, कहा कि मित्रों देखिए मैंने नीम कोटेड यूरिया नया इन्वेंशन किया। अरे प्रधानमंत्री जी, जब आपने पदभार ग्रहण किया, जब 35% नीम कोटेड यूरिया था, आपने कहा सॉइल हेल्थ कार्ड नया इन्वेंशन किया। जिस दिन आप प्रधानमंत्री बने 50 मिलियन इस देश में सॉइल हेल्थ कार्ड थे। प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा कि यूपी में देखिए इतना बड़ा झूठ उत्तर प्रदेश में कहा, किसानों को कहा कि आपके समर्थन मूल्य पर कि यूपी की सरकार गेहूं और धान नहीं खरीदती। अरे प्रधानमंत्री जी, वो उत्तर प्रदेश नॉन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्टेट है, वहां तो केंद्र की अमरूद और नाशपाती अगर सामने रख दी जाए राहुल गांधी के, वो पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे? ये यूपी के लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्या मतलब है वो पहचान पाए ना पहचान पाए? यूपी की जनता क्या इस आधार पर वोट देगी कौन अमरूद को पहचान पा रहा है, कौन नाशपाती को पहचान पा रहा है? समीर जी, समीर जी बिल्कुल आपकी आवाज इको हो रही है, मैं ढंग से सुन नहीं पा रहा हूं, डिस्टर्बेंस से। फिर से प्रश्न करेंगे आप? हाँ अरे आपको सुनाई नहीं, ठीक है अभय जी, राहुल जी पहचान नहीं पाए। अभय जी इस बात का जवाब दीजिएगा। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाएं, सबका ऑडियो कम है। अभय जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था, अश्विनी जी ने एक बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि एक रैली में, मणिपुर में ही एक रैली में राहुल गांधी ने यह कहा था कि वो नारियल का जूस लंदन में बिकता हुआ देखना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं, इसलिए माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी अब तक वीडियो जारी कर देती। ये तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं अब इनके झूठ पर। मुझे बताइए अश्विनी जी, राजनाथ जी ने कहा उत्तर प्रदेश में अपराध इतने बढ़ गए। अरे राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब उत्तर प्रदेश में हत्या 7,601, हत्या के प्रयास 7,964। अब अखिलेश मुख्यमंत्री हैं जब 4,732 और 4,897 हत्या के प्रयास के मुकदमे आधे से भी कम रह गए और आबादी उससे कई गुना अधिक बढ़ गई। बलात्कार में प्रधानमंत्री आरोप उत्तर प्रदेश पे लगाते हैं, प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश पहला, महाराष्ट्र दूसरा, राजस्थान तीसरा। जो क्राइम रेट विमेंस के खिलाफ है वो उत्तर प्रदेश में 5.3 है। झूठ पर झूठ इस देश में परोसने के। अश्विनी जी, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए, अगर राहुल गांधी ने ऐसा कुछ बोला था तो आपने अब तक वीडियो क्यों नहीं जारी किया? जूस सेंटर वीडियो तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी हो रहा है ना अश्विनी जी। अरे मैं आपको क्या कह रहा हूं, वो एक बार मना करें, देखो आप जारी करिए वीडियो, हिम्मत है तो राहुल गांधी जी के नारियल पानी वाला मना तो करें वो। और
वो मना कर रहे हैं। मैं करूंगा आप चिंता मत करो, नारियल पानी उनको पिलाएंगे भी, नारियल पानी उनको पहचानवाएंगे भी। आप पहले ये बता दो, उन्होंने बोला था नहीं बोला था फैक्ट्री में आलू पैदा करेंगे, अमेठी में बोला था फैक्ट्री में आलू पैदा करेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है। और एक जवाब आप फिर से नहीं दे रहे भाई दुबे जी, एक बार आपके नेता एक बार अगर ज्वार बाजरे को पहचान ले, अरे आपको नहीं सुनाई दे रही कि सवाल ऐसा कठिन सवाल है ना, एक बार आपके नेता अगर ज्वार बाजरे में अंतर पहचान कर ले, नाशपाती और अमरूद में अंतर पहचान कर ले, या गेहूं और जौ में अंतर पहचान कर ले, फिर हम मान लेंगे कि देश में वो कांग्रेस को लीड करने लायक है और शासन करने लायक है। भाई आप अभी तक अश्विनी जी आप भटका क्यों रहे हैं? अश्विनी जी आप मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं? उत्तर प्रदेश, अश्विनी जी आपकी अश्विनी जी उत्तर प्रदेश एक इम्पोर्टेंट सूबा है, 24 करोड़ जनता यहाँ रह रही है। अरे भैया विकास की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, नाशपाती पहचानवाइए देखा हुआ है। एक पार्टी ने जनता क्या देख रही है? अरे आपने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी बनाया, अब भारतीय झूठ पार्टी बना दिया आपने। एक लफ्ज अगर आपका पिछले चुनाव में अश्विनी जी किसी की बात व्यूअर्स तक पहुंच नहीं पाई, एक एक बात जो आपके ऐसे किसी की बात नहीं पहुंच पाई, एक एक बात जो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अगर उसका डेटा आप एनालाइज करिए तो सब के सब झूठ निकल रहा है, कुछ वाकई फर्क पड़ेगा। दूसरे को नीचा कहां पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी? जुमला पार्टी, इससे नफा नुकसान झूठ पार्टी बना दिया आपने। अगर आप राजनेताओं के दृष्टिकोण से, अरे नौजवानों की बात करिए, एक एक करके बोलिए जी। अगर आप नेताओं के दृष्टिकोण से देखिए तो जहां पे चुनाव पोल बाउंड स्टेट है और जहां पे ये बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि जहां पे कुछ क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है, डिब्बे में क्या बंद है, कुछ नहीं पता है। मतलब सारे राजनीतिक पंडित सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सही बात है। स्पेशली इस बार ऐसा हुआ, ऐसा पहले भी हुआ लेकिन इस बार खास दिख रहा है। ऐसे में नेताओं के सामने भी वही सिनेरियो है कि वो भी अंधेरे में तीर चला रहे हैं और उल्टे सीधे तीर चला रहे हैं, कहीं तो लगे। जैसे अब अगर आप देखें तो कुछ इन्होंने ऐसे तीर चलाए जो वाकई लग गए कि जनता पे वो असर कर गए। 100 तीर चलाए, एक लग गया। तो ये राजनेताओं के लिए भी ये बहुत ही मुफीद सौदा है। ये मैथमेटिक्स उनको ज्यादा बुरी नहीं लगती। कुछ सीनियर सहाफियों से मेरी बात हो रही थी, यूपी से उनका ताल्लुक है। उनका ये कहना था कि ऐसा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इस बार यूपी में किसी पार्टी की लहर नहीं है, इसलिए ये डेस्परेशन लेवल दिखाई दे रहा है। इस बात में कुछ सच्चाई है? देखिए ये वही जो मैंने पहले बोला कि ये चुनाव बहुत सारी पार्टियों का भविष्य तय कर देगा। कि अगर आप समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से देखें तो समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये इसी चुनाव में निश्चित हो जाएगा। पार्टी 2 धड़े में बटेगी, 3 धड़े में बटेगी, एक साथ रहेगी नहीं रहेगी, साइकिल किसके पास जाएगी, पैडल किसके पास जाएगा, ये इस चुनाव में डिसाइड होगा। मायावती जी की पार्टी बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी के पास अपनी पहचान वापस पाने का यह आखिरी मौका है। वो कहीं नहीं चाहेंगे कि कहीं भी किसी का भी कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई कुछ नहीं। इस बार उन्हें किसी के तरह भी सरकार में आना है, चाहे जिसके साथ मिलके, किसके साथ कोई परंपरागत शत्रु है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी का ये हाफ ईयरली एग्जाम है। अगर इसमें यह फेल हो गया तो अगले लोकसभा में इनके लिए सिचुएशन कंप्लीट नो है। तो उनको भी अगर अपने लोकसभा के चुनाव को बचाना है तो यहां जीतना है। नंबर 2, इन्होंने जो भी अभी तक काम किए हैं, बड़े बड़े जो इनके प्रोग्राम से डिमोनेटाइजेशन हो गया, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये फेल हुआ या पास हुआ, जनता ने इसे अप्रूव किया या इसे फेल किया, ये इसमें डिसाइड हो जाना है। ये पूरे देश को मैसेज जाएगा कि डिमोनेटाइजेशन फेल हुआ या पास हुआ। उसके बाद भाषण का स्कोप खत्म हो गया। उसके बाद रिजल्ट सामने आ गया, भैया इतने नंबर आए हैं, अब बातें मत करो। तो बीजेपी के लिए भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो ये तीनों चुनाव तीनों पार्टियों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी लेवल तक जाके जो हो रहा है, ये लोग नारियल का जूस, नारियल का सूप सब कुछ निकाल सकते हैं, कहीं कुछ बच नहीं सकता है। नईम साहब ये बताइए कि बार बार जो दूसरी पार्टियां हैं, आपकी विरोधी पार्टियां जो हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं यूपी के वोटर्स को कि बीएसपी को वोट ना करो, भले बीजेपी को कर दो, क्योंकि बात तो एक ही है। ये बार बार क्यों जताने की कोशिश कर रही है?
जानबूझकर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है या फिर अंदर ही अंदर खिचड़ी भी पक रही है बीजेपी और बीएसपी के बीच में? नहीं, देखिए, मैं पहली बात आपके जवाब दे देता हूं, ना बीजेपी और बीएसपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। हाँ। हम अपनी फुल बहुमत की गवर्नमेंट बनाएंगे। हाँ। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरीके की भाषा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, और ये अब से नहीं बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं 2014 से लेकर 2017 हो गए, उसी हिसाब की आप भाषा का जो इस्तेमाल वो कर रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। दूसरी चीज ये है सर कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया, सर्व समाज के लोगों को साथ लेके चल रही है। बात तो आप लेकिन सिर्फ मुसलमानों की कर रहे हैं ना आपके नेता। देखिए, मुसलमानों की बात किस लिए कर रहे हैं आप ये देखिए। हाँ। कि मुसलमानों के हक के लिए अगर कोई आगे आता है तो बहन कुमारी मायावती जी सबसे पहले आती है। दूसरी बात यह है कि आप अगर देखें कि उत्तर प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी का कामयाब है तो बहन कुमारी मायावती का। उनके राज में किसी भी तरीके का सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है। तारिक सिद्दीकी साहब कुछ बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। ठीक है, सिद्दीकी साहब कह रहे हैं मुसलमानों का अगर कोई भला कर सकता है तो सिर्फ मायावती कर सकती है। देखिए, नहीं समीर, मैं पूछ अगर मायावती जी ने मुसलमानों का भला किया होता या कर सकती होती तो इतनी लाउड इस बार नहीं होती हैं। ये अंदर का कॉम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी है, जो आज मायावती जी और उनके सारे प्रवक्ता मुसलमानों को लेके बहुत लाउड हो रहे हैं। ये वही कॉम्प्लेक्स है कि काम किया नहीं है। और दूसरी तरफ एक एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बीजेपी के साथ बीएसपी का रहा है, तो उसको बार बार कोशिश करी जा रही है बताने की कि वो कहीं सबके सब जुड़ करके साथ आ जाएं, कहीं रिपीट। आदमी कैसे बदलेगा भाई, क्यों नहीं रिपीट करेंगे? आज बहुत अच्छा कहा वर्मा जी ने कि अगर इनके नंबर घटेंगे तो भाजपा से भी ये कोई परहेज नहीं करेंगी उनसे सीट लेकर के सरकार बना लेने की। सर, आपने तो कांग्रेस से परहेज नहीं किया ना सर, आपने तो कांग्रेस से परहेज नहीं किया है। आपने सर कांग्रेस से परहेज नहीं किया। मैं बताना चाह रहा हूं सर, मेरी भी सुन लेना थोड़ी सी बात। अगर आपने काम किया होता तो आपको पैसा आप कह दीजिए ना, आप कह दीजिए कि भाजपा से परहेज नहीं करेंगे। आप चल रहे हैं ना सर, उसकी जरूरत आपको ना पड़ती। देखिए, आपके काम नहीं कारनामे बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूं, कैराना पलायन बोल रहा है आपका, बिसाड़ा कांड बोल रहा है आपका, बुलंदशहर रैप कांड बोल रहा है आपका, मुजफ्फरनगर दंगा बोल रहा है आपका, मथुरा का कांड बोल रहा है आपका, सफाई उत्सव बोल रहा है आपका, अरे वो कागज मत पढ़िए, कांड बोल रहा है आपका। कागज मत पढ़िए, ये तो बीजेपी आपके पास जवाब ही नहीं है सर। काम नहीं कारनामे बोलते हैं तो बीजेपी की लाइन हो गई वैसे। नहीं सर, ठीक है भाई, ये हमारे ठीक है। लेकिन आजम खान, तारिक सिद्दीकी साहब, आपके बड़े नेता आजम खान ये कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट ना देना, भले बीजेपी को दे दो। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। झूठ की सियासत से आखिर किसका नफा किसका नुकसान, इस पर होगी बातचीत। मैं अश्विनी जी आऊंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा। ब्रेक लेना है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो झूठ की सियासत से आखिर किसका होगा भला, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभय दुबे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक झूठ जो बोला गया उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पीएम से माफी की मांग की है। हालांकि अश्विनी उपाध्याय साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस पर माफी की कोई बात बनती है, लेकिन ये तो लगातार देखा जा रहा है ना कि लोगों को लुभाने के लिए कुछ भी बोल दो। जैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं कि बता दूंगा तो भूकंप आ जाएगा। अब वो क्या सबूत थे ये सबने देखा, तो इसी की कड़ी देखिए आप फिर। समीर जी, एक बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी हाउस के अंदर और हाउस के बाहर झूठ बोलने के कितने अभ्यस्त हैं उसका प्रमाण मैं देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने हाउस में कहा कि डिजिटल इंडिया में हमने 70,000 गांवों तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचा दी। जब मैंने मिनिस्ट्री से लिया तो पता लगा कि 16,000 गांव तक सिर्फ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हुई है। और इनके ये तो दोनों तरफ से हो रहा है ना, फिर झूठ पर माफी कोई क्यों मांगेगा? अभय दुबे साहब सुन लीजिए, झूठ की सियासत तो हर तरफ नजर आ रही है ना। फिर तो एक झूठ बता दीजिए,
एक झूठ बता दीजिए। मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी, इस 3 साल के कार्यकाल में एक खेत में किसी गए हो, ये बता दे फोटो या वीडियो। ये बात करते हैं कि राहुल गांधी जी को क्या पहचान है। राहुल गांधी जी ने अपने कैरियर का 70% हिस्सा वंचित वर्ग के लोगों में, किसानों में, जवाब दीजिएगा, पहले उनकी बात पूरी सुन लीजिए, उनके इसके बाद आपके पास आऊंगा। अच्छा मुझे एक बात, एक मिनट समीर जी, मुझे ये बताइए। जी बोलिए। अश्विनी जी को चुनौती देता हूं, अभी शो पर बताएं कि उत्तर प्रदेश में पीक आवर्स में बिजली की कितनी डिमांड है और कितनी उसकी आपूर्ति हो रही है। मैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की डेटा शीट लेकर बैठा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि इनकी खुद की केंद्र सरकार कह रही कि जितनी डिमांड है उतनी पूरी की पूरी पूर्ति उत्तर प्रदेश में हो रही है। मुझको लगता है कि झूठ की बुनियाद पर अगर ये चुनाव जीतना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी इस बात को समझ लीजिए कि जनता सच्चाई का अंत सब जान लेंगे और जो बिहार में परिणाम हुए वो उत्तर प्रदेश में आपको भुगतने को तैयार रहना होगा। एक अश्विनी जी जवाब दीजिए। मिनिस्ट्री वाइज में कह रहे हैं केंद्र सरकार को पता है कि जितनी मांग है उतनी आपूर्ति हो रही है, उसके बावजूद भी झूठ बताया जा रहा है लोगों को। हाईवे पर झूठ बोलते हैं। ठीक है अभय जी, आप जवाब सुनिए, जवाब सुनिए जी। अरे सुन लो भैया, सुन लीजिए दुबे जी, सुन लीजिए। आप ऐसे आदमी को डिफेंड कर रहे हैं जिसको डिफेंड किया नहीं जा सकता। मेरा पहली बात तो ये है, आज तक राहुल जी ने ये नहीं बताया वो 27 साल यूपी बिहार वाला नारा, हालांकि उन्होंने काफी जगह उसमें व्हाइट वॉश करवा दिया, करवा दिया उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी अरे मैं मोबाइल में दिखाऊं, अभी तो सही मोबाइल में दिखाऊं क्या? वो 27 साल यूपी बिहार वाला नारा भी लिखा हुआ है, 27 साल यूपी बिहार का नारा लिखा हुआ है। एकाएक कैसे ठीक होगा भैया? अखिलेश यादव के दाग एकाएक अच्छे लगने लगे। नोटबंदी हुई, सारा जो जमा किया हुआ था बेकार हो गया। से झूठ बोला गया यूपी में। अरे जवाब तो दीजिए, झूठा आरोप आपने लगाया तो। हाँ बिल्कुल नहीं, सेंट्रल सेक्टर प्रदेश सरकार ने, ये बता दीजिए, प्रदेश सरकार ने जो डाटा दिया वो सारा डाटा कंप्लाई हुआ। अरे सुन लीजिए भैया, अब सुन तो लीजिए, सवाल आ गया। समीर जी आप जानते हैं केंद्र सरकार पैसे देती है, केंद्र सरकार सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, लेकिन केंद्र सरकार खंभे नहीं गड़वाती। अगर प्रदेश सरकार झूठ बोल रही हो, प्रदेश सरकार गलत डाटा भेज दे तो केंद्र सरकार क्या करेगी? इसलिए तो मैं कह रहा हूं आज की डेट में दोनों चोर मौसेरे भाई हो गए। कल तक यूपी बिहार था, कल तक यूपी का गुंडा राज था, कल तक कहते थे मथुरा जवाहर बाग की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और इतना दोगलापन। समीर और ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बता रही है कि 14,344 मेगावाट की पूर्ति उत्तर प्रदेश में की गई। जवाब नहीं, इसलिए आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनता देख रही है दुबे जी, दुबे जनता देख रही है। आप अगर मुझे बोलने नहीं दे रहे इसका मतलब आप सुनना नहीं चाहते, हिम्मत नहीं है। उत्तर तो अश्विनी जी, लॉ एंड ऑर्डर का आपने जो जिक्र किया, लॉ एंड ऑर्डर का जो आपने जिक्र किया, आपके नेताओं ने जो आंकड़े दिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि भाई 26 से 27 हत्याएं होती हैं, 16 रेप होते हैं, वो आंकड़े तो झूठे निकले थे ना। एनसीआरबी के आंकड़े जो थे वो कुछ और थे, बताया कुछ और जा रहा था। अरे सुनिए अभी समीर जी आप गूगल पे डालिए, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या क्या बोला है, क्या जबरदस्त फटकार लगाई है। आज ही जो राम वृक्ष वाला जो मामला था मथुरा जवाहर बाग का सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है, उस अरे आप ये बताइए कि किस तरीके से ये एनसीआरबी के डेटा है को बचाया गया। यही तो चक्कर है ना, देख लीजिए जनता के मन में जो सवाल आ रहे हैं उनके जवाब नहीं मिल रहे। यहाँ पर भी बस आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, जांच प्रभावित कर दे। महाराष्ट्र 4,144। अश्विनी जी मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ये यूपी की जनता के मन के सवाल हैं। आज नेताओं की ये बयानबाजियां सुनने के बाद ये सारे सवालात उनके जहन में खड़े हो रहे हैं, इनका आप लोगों को जवाब देना चाहिए। ये बात आप पर भी लागू होती है, अभय जी पर भी लागू होती है। हाँ मैं जवाब आपको यही तो दे रहा हूं समीर जी। आपसे बहुत विनम्र निवेदन करता हूं। समीर जी हमने डे 1 कहा था मथुरा जवाहर बाग कांड एक साजिश का परिणाम है। 5,000 एकड़ की जो 5,000 करोड़ रुपए की जो जमीन उसमें कब्जा करने का परिणाम है। आप ये बताइए सीबीआई जांच का क्यों लोग विरोध कर रहे थे? समाजवादी पार्टी सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी, बसपा विरोध कर रही थी, कांग्रेस विरोध कर रही थी। मजबूर होके आपको पता होगा व्यक्तिगत रूप से मैं यहां से जाके मैंने पीआईएल फाइल किया। आज हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक, मुझे जानकारी है। आज हमारा जो आरोप था उस पे हाई कोर्ट ने मुहर लगा दिया, हाई कोर्ट ने मुहर लगाया और सीबीआई जांच को ट्रांसफर कर दिया। तो ये सारे चोर हैं, वो कहते नहीं है
बहन जी की माला बेकार हो गई, 9-9 करोड़ रुपए की माला, अब उसको नहीं तो तुड़वा सकते हैं ना कहीं जाके उसको बैंक में जमा कर सकते हैं, तो बहन जी परेशान ठीक है। तारिक सिद्दीकी साहब, तारिक सिद्दीकी साहब, मुझे ये बताइए, वो पैसा मुझे ये बताइए, जो बयानबाजियां हो रही हैं, इसमें आपने आजम खान जो आपके इतने बड़े नेता हैं उनकी भी बयानबाजी सुनी होगी। उन्होंने फैजाबाद जाकर कहा कि बीएसपी को वोट बिल्कुल ना देना, तुम्हारी शर्मो हया क्या मर गई है क्या जो बीएसपी को वोट देने जा रहे हो? बीएसपी को वोट बिल्कुल ना देना, भले बीजेपी को दे देना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 3-4 मस्जिदें और शहीद हो जाएंगी। तो मतलब आप भी क्या छोड़ रहे हैं, आप भी पोलराइजेशन भी कर रहे हैं, गलत बयानी भी कर रहे हैं, तो फिर सारे आरोप बीजेपी पर क्यों? देखिए समीर भाई, अगर इस चुनाव में आप गौर से एनालाइज करिए तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में भारतीय जुमला पार्टी बनी और प्रूव हुआ 6 महीने के बाद। इस चुनाव में भारतीय झूठ पार्टी बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो बात दुबे जी बोल रहे थे, हम रिपीट नहीं करना चाहते, आपका वक्त नहीं खराब करना चाहते हैं। आप अगर एक एक चीजें जितनी भी इन्होंने बोली है अगर आप गौर कर लीजिए और उसका पड़ताल कर लीजिएगा तो आपको लगेगा सारे डेटा गलत है। एक डेटा जैसे रेप का उन्होंने दे दिया था 24 रेप पर डे, जो उन्हीं का डेटा ऑथेंटिक 8 रेप पर डे आ रहा है। तो डिटेल में मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मुद्दों का बड़ा अकाल है भारतीय जनता पार्टी में, उसकी वजह बड़ा क्लियर है कि 3 साल तक कोई ऐसा विकास नहीं किया। हमको उम्मीद ये थी कि विकास की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम हमारे नौजवानों को कोई फ्यूचर का झुंझुना तो पकड़ाएंगे, उसकी बातें तो अपनी तकरीर में प्रधानमंत्री जी करेंगे। उनको एक सलाहियत मिली हुई है कि अगर एक स्कैम का फुल फॉर्म उल्टा पलटा पता चल जाए तो आधे घंटे भाषण देते हैं। नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला अगर उसका कोई भी परिणाम आज ठीक होता या दूरगामी ठीक होता तो प्रधानमंत्री जी हर तकरीर में 1 घंटे तक सिर्फ नोटबंदी पे बोलते। एक ऐसा भाषण नहीं है जहां नोटबंदी पर उन्होंने जुबान खोली हो। नोटबंदी में सरासर घोटाला हुआ, सरासर 94% जनता को परेशान किया गया है। इस इलेक्शन में उसका एक फाइनल प्रधानमंत्री तो मान लिया, उन्होंने कह नहीं रहे हैं, मान लिया कि उनसे गलती हो गई, मुंह नहीं खोल रहे अपना। जनता उस पर स्टैंप लगाएगी, जनता स्टैंप लगाएगी। और जहां तक बात आप हमारे यहां देख लीजिए, अखिलेश यादव जी खुलेआम चैलेंज करते हैं और चाहते भी हैं कि विकास पर डिस्कशन हो, क्योंकि हमारा फ्रस्ट्रेशन तो ये है कि हमने विकास करा है और उस विकास में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। 65 अरे वो छोड़े, उड़ीसा में आप चाहते हैं कि विकास के ऊपर डिस्कशन हो, फिर वो गधे भी आ जाते हैं। आप लायर हैं, ठीक है। अनुराग वर्मा जी, ये नोटबंदी की बात की जा रही है और उसको लेकर जिस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी क्या हाल है उसका, इसको लेकर जो चर्चा हुई, जीडीपी के जो आंकड़े पेश किए गए, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उसके साथ भी जो है छेड़छाड़ किया गया है और लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, गलत डेटा दिया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हर कोई गलती बोल रहा है, कोई नेता सच ही नहीं बोल रहा, तो जनता विश्वास के चुनाव को चुनाव नहीं होते भाई। सुनिए चुनाव में पता चल जाएगा आपको, यूपी की जनता मोहर लगाएगी आपके खिलाफ। अगर ये कॉन्फिडेंटली दावा कर रही है कि ये जो है डेटा फोर्ज्ड है या कुक्ड है या व्हाटएवर, हालांकि ये इसको बहुत ज्यादा रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। ये डेटा ऐसा होता है, बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है और यहां भी हुआ है, होता रहा है। तो कांग्रेस क्यों नहीं किसी प्रॉपर उसके साथ आ रही है? इकोनॉमिस्ट इतने सारे बैठे हुए हैं कि कोई आप जनता के सामने जब या जनता के बीच में जा रहे हैं तो इसकी बात क्यों नहीं करते? आप क्या बात करते हैं आप कि वो अभी आपने जो क्या वो गधे वाला कमेंट किया और कहा, मतलब बातें क्या कर रहे हैं? और आप वो टीवी पे बैठ के जीडीपी की बात होती है कि उसका फोर्ज्ड है, कुक्ड है डेटा, तो आप क्यों नहीं इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके, आपके पास ज्यादा अच्छे शायद अर्थशास्त्री होंगे, क्यों नहीं आप इन सबको लेके आते? क्या आपको भी ये बात पता है कि जनता वही सुनना चाहती है जो आप लोग बोल रहे हो, या आपने जनता को वही सुनाने की आदत डाल दी है कि वही वो भी अब सुनने की आदत हो चुकी है? कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन पे या देश के विकास के या समाज के उत्थान की बात, अब उसको राजनेताओं से कम उम्मीद नहीं रह गई है, तो उसको भी वही आदत हो गई है जो आपने कर दिया है। अभय जी जवाब दीजिए, ये जो बड़ा आरोप आपने लगाया है कि जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो गलत तरीके से दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है देश की जनता को, असल में हाल जो है वो बहुत बुरा है, इसके पीछे कुछ आधार है, कुछ सबूत आप पेश करेंगे लोगों के सामने?
बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, कल ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम है, हम इनवाइट करते हैं, आप आइए। चिदम्बरम साहब भी होंगे वहां पर, मोन्टेक सिंह जी भी होंगे और कपिल सिब्बल साहब भी होंगे। वो इस बात पर अपना पक्ष रखेंगे। मैं तो 3-4 सवाल सिर्फ डिमोनेटाइजेशन पर देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, हमने बार बार आग्रह किया कि आपके अनाउंसमेंट के ठीक पहले 5,88,000 करोड़ रुपए किसने जमा कराए, टाइम और डिमांड डिपॉजिट वो बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि हायर डिनोमिनेशन की करेंसी बहुत प्रचलन में थी, इसलिए मैंने डिमोनेटाइजेशन किया। तो जब आपने चार्ज लिया था प्रधानमंत्री जी, जब 10,80,000 करोड़ रुपए के 500,000 के नोट प्रचलन में थे, जब आपने डिमोनेटाइजेशन किया 8 नवंबर को, तब 15,44,000 करोड़ रुपए के हायर डिनोमिनेशन के नोट थे। वो किसने चलाए प्रधानमंत्री जी? वो आपने प्रचलन में लाए कि नहीं लाए, ये बताइए। आपने कितनी ब्लैक मनी रिवील की? नहीं तो अभय जी आप कह रहे हैं ना कि जीडीपी के आंकड़ों के साथ हेराफेरी की 10 लाख करोड़ रुपए आरोप लगा रहे हैं ना। 5,44,000 बिल्कुल जनता सब समझती बिल्कुल प्रामाणिक रूप से हम सिद्ध करेंगे। और देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर 45 करोड़ लोग सफर हुए हैं। आप ये देखिए, पहली बार आजाद भारत में ऐसा हुआ कि जो लोग काम की तलाश में जाते थे वो वापस आ रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि जो छोटे छोटे 12 करोड़ 88,000 एस्टेब्लिशमेंट हैं, जिसमें 7-7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। अश्विनी जी देश का जवाब दे दीजिए। अश्विनी जी आप पूरी बात सुना तो कीजिए, तभी तो आप ठीक से जवाब दे पाएंगे। कैशलेस और लेस कैश। अश्विनी जी, अभय जी का सवाल है कि हेरा फेरी की गई है, जीडीपी के जो आंकड़े पेश किए गए, जवाब है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जी के पास है ना इनके पास है। हमने तो कहा कि जीडीपी के डेटा, जो मेथोडोलॉजी चेंज की, जो बेस ईयर चेंज किया, उसी के आधार पर पहले आगे बढ़ा लिया था इन्होंने। जवाब सुनिए जी। अश्विनी जी बोलिए। दुबे जी जवाब सुन लीजिए प्लीज। समीर साहब, 10 दिसंबर के बाद अश्विनी जी के यहाँ से तो डेटा निकलना बंद हो गया। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाले को बोला है तो जीरो लॉस है। 1,76,000 करोड़ का जब 2G घोटाला सीएजी ने बोला, अरे 2,20,000 करोड़ का दाल का घोटाला। अरे अश्विनी जी, ये भाषण देकर के 2014 चुनाव जीत लिया हमने। उसको 200 भाषण आपने की बात हो रही है, आप जीडीपी की बात हो रही है, सवाल उसको लेकर था। आज की बात करिए, आप क्या बात करते हैं? सवाल जीडीपी के डेटा में हेराफेरी को लेकर था। 2014 का चुनाव ये भाषण देकर वो परोपकार है क्या? आज अपना कार्ड बताइए, अपनी बात बताइए। मोदी जी का नोटबंदी के बाद कितने चुनाव हुए, उसमें कौन जीता? उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी जीती, महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती, चंडीगढ़ के चुनाव में बीजेपी जीती। क्या बात कर रहे हैं? किसी पार्टी की लहर नहीं है उसके बाद इस बार जनता समझ रही है, तो हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। नहीं साहब, ये कहावत है, क्या वाकई ऐसा है? 5 साल मांगे थे, चोर की गाड़ी में तिनका। हवा तो नहीं है ना किसी पार्टी की लहर जैसी तो कुछ नजर नहीं आ रही किसी पार्टी के पक्ष में। जितना मोटा मार रखा था 11 मार्च को। हाँ, और आपको आंकड़े जो आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे पहुंच जाएंगे, जैसे बहन जी ने कहा है। हाँ। और उत्तर प्रदेश में अगर किसी की गवर्नमेंट बनेगी तो बहन कुमारी मायावती जी की बनेगी। और एक चीज पूछना चाहता हूं मैं आपसे, बीजेपी के जो हमारे स्पोक पर्सन बैठे हैं, आप ये बताइए सर, आपके पास कोई चेहरा है? उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आपका चेहरा कौन होगा? योगी आदित्यनाथ ने कहा तो कि सीएम में 3 विशेषताएं होनी चाहिए, सब मेरे अंदर हैं। आप देखिए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, अमित शाह जी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कौन सा चेहरा है सर? आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है सर। आप सिर्फ, आपके पास एक ही चेहरा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। आप उनको तो सीएम नहीं बनाने वाले हैं। हाँ। तो नईम जी, अगर बसपा में भी देखा जाए तो चेहरा एक ही है। सर हमारा लीडर ही एक है ना सर, हमारे लीडर एक ही है, हमारे पास चेहरा तो है ना, स्पष्ट है ना सर, क्लियर है ना कि हमारे यहाँ सेकंड लाइन लीडरशिप तो नजर ही नहीं आती। हमारे पास दर्जनों नेता, एक नहीं है। अभी है ना हमारे पास दर्जनों ऐसे नेता समाज पार्टी में एक नाम के बारे में अगर दूसरे नाम की कल्पना भी करी जाए तो बड़ी दूर दूर तक कोई विचार नहीं आता है। सर बिल्कुल बिल्कुल जन्म अभी आएगा भी नहीं विचार, जब तक हमारे सर पे हमारी रहनुमा बहन कुमारी मायावती हैं, वही इस देश की मुख्यमंत्री रहेंगी। जी अश्विनी जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, वक्त खत्म होने जा रहा है जी। समीर जी एक बात मैं कह दूं, अगर बहन मायावती एक रैली बिना देखे अगर अपना भाषण दे दे, एक रैली अगर उनका पर्चा गायब हो जाए ना और भाषण कर दे, तो हम उनको मान लेंगे मुख्यमंत्री के काबिल है।
एक वाक्य अगर बिना देखे पढ़ दे तो हम मान लेंगे वो मुख्यमंत्री के काबिल भाई है। अश्विनी जी वो तो रह चुकी हैं 4-4 बार रही है। अगर झूठ बोलना है लेकिन वो आपके क्या बेहतर है? आपके नेताओं का जो लोग भाषण लिख रहे हैं उनको भी थोड़ी सलाह दे दीजिए ना। क्या बोलते हैं वो? एक कोई ऐसा भाषण निकाल दो जिसमें सच बोल दें। मैं क्या तो रहा हूं ना, एक भाषण ये तो अच्छा अभी कोई पंखा नहीं झूठ ही चलता, बोलना अगर है किसी तो दिन कुछ भी बोल दीजिए। भाषण की बात होनी ही नहीं चाहिए आज। चलता था, अश्विनी जी, उसका खासतौर पर खर्ची आपको तो गायब करनी ही नहीं चाहिए। अरे जिन लोगों ने भैया, भाषण लिखा उनको क्या सलाह देंगे आप, जिन्होंने पाइनएप्पल का जो नारियल आदमी बना दिया? राहुल, मैं समीर मैं क्या कह रहा हूं, जो आदमी समीर अपने आप को बोले समीर साहब इजाजत हो तो मैं एक दो सवाल पूछ लूं। गेहूं और जौ के फर्क में ना सवाल पूछने का टाइम नहीं रहेगा तारिक साहब। न पहचान पाए उसको, चावल छोड़िए, गेहूं धान को और फंसा रखा धान और जौ में फर्क न पता चले। एक सवाल पहचान लोगे सर, ठीक है, आप लूट के बैठी हुई अश्विनी जी, तारिक साहब 10 सेकंड जल्दी से। लुटेरी बहन ऐसी बहन तारिक साहब, नहीं चाहिए। अश्विनी ऐसी जी, लुटेरी बहन नहीं चाहिए। हाँ मैं अश्विनी जी को खामोश तो करिए। अश्विनी जी को खामोश करवाइए। जी बोलिए आप बोलिए। अश्विनी जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पुराने घोटालों से हटिए। अरे अश्विनी जी, आज की तारीख में आपको पेट्रोल बेचना चाहिए था 32 रुपए लीटर। रिलायंस को पैसा कमाने के लिए आप बेच रहे हो 70 रुपए में। चलिए ठीक है तारिक साहब, इस वक्त आरोप लगाने का वक्त नहीं रह गया है। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा। तारिक सिद्दीकी साहब, नईम अब्बास साहब, अभय दुबे जी, अश्विनी उपाध्याय जी, अनुराग वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।